हेलो बच्चों। तो आज हम अपना लिमिट कंटिन्यूटी का नेक्स्ट लेक्चर कंटिन्यू करने जा रहे हैं, ठीक है। और हमने लिमिट कंटिन्यूटी में ऑलमोस्ट लिमिट्स तो कंप्लीट हो चुकी हैं, सिर्फ अपना एल हॉपिटल रूल बचा हुआ है। और एल हॉपिटल रूल के लिए हमें डेरिवेटिव्स आने चाहिए, क्योंकि एल हॉपिटल रूल की कुछ कंडीशंस होती हैं कि वो हम कब लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे एल हॉपिटल रूल जो है वो अपना हम तब लगा सकते हैं जब लिमिट जो है अपनी वो बन रही हो कुछ, या तो 0/0 फॉर्म की बन रही हो या इन्फिनिटी फॉर्म की बन रही हो। तो इन दोनों केसेस में हम अपना एल हॉपिटल रूल लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब इसके लिए हमें आना क्या चाहिए, हमें आना चाहिए डेरिवेटिव्स निकालने, क्योंकि हम क्या करेंगे, पूरा जो न्यूमरेटर होगा और डिनोमिनेटर होगा उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। कि ऊपर जो होगा न्यूमरेटर उसका भी डिफरेंशिएशन कर देंगे और नीचे जो डिनोमिनेटर होगा उसका भी डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो बेसिकली होता क्या है एल हॉपिटल रूल में, आपको एक ब्रीफ आइडिया दे रहा हूँ, लेकिन हम एल हॉपिटल रूल के जो क्वेश्चंस हैं या समझेंगे कब, जब हम डेरिवेटिव्स कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि इसमें एल हॉपिटल रूल में हमें डेरिवेटिव्स निकालने पड़ेंगे। तो ये होता क्या है, ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ आप लोगों को कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 अगर एफ एक्स जी एक्स निकाल रहे हैं हम, और अगर लिमिट सब्स्टिट्यूट एक्स टेंड्स टू ए ले लेता हूँ कि अगर हम लिमिट रखने पे अगर इसकी जो लिमिट है वो आ रही है 0/0 फॉर्म आ जा रही है या इन्फिनिटी फॉर्म आ जा रही है, तो हम क्या करेंगे कि इसकी जो लिमिट आएगी ऊपर वाले की, ये सेम ही लिमिट आएगी अगर हम इनका डिफरेंशिएशन भी कर दें, ऊपर वाले का अलग नीचे वाले का अलग, ठीक है। तो ये दोनों ही सेम ही रहेगा, अगर ये m है तो ये भी m ही होगा, ये एल हॉपिटल रूल कहता है। तो क्या सर यहीं रुक जाना है, अगर ये दोबारा 0/0 या इन्फिनिटी फॉर्म बन रही हो तो हम इसका दोबारा डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, तब भी इसका जो लिमिट है वो आंसर सेम ही रहेगा, ठीक है। ये एल हॉपिटल रूल कहता है, ठीक है। लेकिन इसके लिए हमें डेरिवेटिव्स आने चाहिए, तो और हमने अभी तक डेरिवेटिव्स पढ़े नहीं है, क्योंकि हमें लिमिट्स के बाद कंटिन्यूटी पढ़नी है, उसके बाद डिफरेंशिएबिलिटी पे जाएंगे और डिफरेंशिएबिलिटी में ही हम डेरिवेटिव्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इस टॉपिक को छोड़ रहे हैं। चलो, तो फिर हम अपना जो लास्ट लेक्चर में हम प्रैक्टिस कर रहे थे लिमिट्स की, तो हम उसी को कंटिन्यू करते हैं। और लिमिट्स से कुछ क्वेश्चंस देख रहे थे हम, और उसी क्वेश्चंस को या तो आज ख़त्म हो जाएगा लिमिट्स अपना, या हो सकता है कि एक लेक्चर और लेना पड़े, देखेंगे कि क्वेश्चंस कितने हैं हमारे पास उसके अकॉर्डिंग, और उसके बाद फिर हम कंटिन्यूटी अपना स्टार्ट कर देंगे। चलो, तो पहला क्वेश्चन है अपने पास कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 8x - 1/3 प्लस a प्लस बी एक्स अपॉन एक्स इज टू 1/3। तो हमें इस फंक्शन की लिमिट दी हुई है कि ये पूरा जो फंक्शन है इसकी लिमिट है 1/3, ठीक है भाई। इसकी अगर लिमिट 1/3 है तो हम एक काम करते हैं कि हमने इसको ऐसे लिख लिया 8x - 1/3, ये तो अभी क्वेश्चन ही लिख रहा हूँ, a प्लस बी एक्स अपॉन एक्स इज टू 1/3, ठीक है। मैं क्या करता हूँ 8 बाहर निकाल लेता हूँ, और इसको मैं एक तरीके से ऐसे ही लिख रहा हूँ कि -1 - 8x की पावर 1/3। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, प्लस a प्लस बी एक्स अपॉन एक्स इज टू 1/3। हमें पता है कि अगर लिमिट ऑफ एक्सटेंड, लिमिट भी इसकी दी हुई है ना, लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू 0, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। अब हमें पता है कि अगर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 हो तो 1 प्लस ऑफ एक्स की पावर n जो है वो 1 प्लस nx के बराबर हो जाता है, ठीक कह रहा हूँ यहाँ तक। तो यही लगा लेते हैं हम यहाँ पे। तो देखो, लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू 0 माइनस, और यहाँ पे अगर मैं ये वाली आइडेंटिटी लगाता हूँ तो 1 माइनस 8, ये 1/3 आगे आ जाएगा तो 8/3 हो जाएगा, x प्लस a प्लस b बाई एक्स और अपॉन x इज इक्वल्स टू 1/3, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, जो कांस्टेंट पार्ट है वो एक साथ रख लो, जो x का पार्ट है वो एक साथ रख लो। तो कांस्टेंट पार्ट क्या क्या है, a - 1, ठीक है। और x वाला पार्ट एक साथ रख लो, तो b प्लस ये माइनस प्लस बन गया, तो b प्लस 8/3 अपॉन x, ये x हो गया, ये भी x हो गया। अब मैंने दोनों के नीचे x रख दिया है, ठीक है। अब यहाँ तो लिखा हुआ है कि लिमिट जो है वो x की 0 है, तो अगर यहाँ पे मैं 0 रख दूंगा तो ये तो अपना a - 1/0 बन जाएगा, जो कि तो फिर लिमिट ही डिफाइन नहीं होगी। लेकिन उसने तो बोला है कि लिमिट ही कितनी आ रही है, 1/3 आ रही है। जब लिमिट ही क्वेश्चन में दी हुई है कि 1/3 है, इसका मतलब लिमिट तो डिफाइन हो रही है, और अगर लिमिट डिफाइन हो रही है तो हमें इस पार्ट को 0 करना पड़ेगा, तभी लिमिट डिफाइन होगी, अदरवाइज तो लिमिट ही डिफाइन नहीं होगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि a - 1 की वैल्यू तो 0 है, ठीक है। क्योंकि अगर ये एक्सप्रेशन 0 बनेगा तभी तो इसकी लिमिट डिफाइन हो पाएगी, अदरवाइज तो लिमिट ही नहीं निकल पाएगी। तो a की वैल्यू तो यहाँ से 1 आ गई, ठीक है। अब आगे चलो, आगे देखो, ये x से x तो कैंसिल हो गया, तो लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू 0
ये वाला पार्ट अपना पहले ही 0 है, डिफाइन होने के लिए लिमिट, नहीं तो लिमिट ही डिफाइन नहीं होगी। और b प्लस 8/3 इज इक्वल्स टू 1/3 आ गया, और यहाँ से b की जो वैल्यू है वो आ गई -7/3। तो ये b आ गया, ये a आ गया। पूछा क्या था क्वेश्चन में, a और b पूछे हैं, तो a भी निकल गया और b भी निकल गया। इसमें कोई था नहीं था, कुछ भी नहीं था, बेहद ही आसान क्वेश्चन था, बड़े आराम से हम इसको अटेम्प्ट कर सकते थे। यस सर। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। प्रॉब्लम सभी ही आसान होती हैं, बस हमें पेन चलाना है। हमें जितनी ज़्यादा क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करेंगे उतने ही प्रॉब्लम्स अपने को आसान लगती जाएंगी, अदरवाइज तो फिर हर प्रॉब्लम ही हार्ड है। ठीक है, अब ये देखो, इसमें बोला है कि इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n फॉर विच इसकी लिमिट जो है वो फाइनाइट और नॉन जीरो भी आनी चाहिए। ठीक है, इसमें सिर्फ फाइनाइट नहीं है, नॉन जीरो भी लिमिट आनी चाहिए। मतलब कि उसकी लिमिट 1 भी आ सकती है, लिमिट 2 भी आ सकती है, लिमिट 3 भी आ सकती है, लिमिट 4 भी आ सकती है, लिमिट 5 भी आ सकती है। ठीक है, तो ऐसे ही लिमिट्स आ सकती हैं। ठीक है भाई, चलो तो देखो, अब अपना जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम क्या है कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 cos स्क्वेयर x माइनस cos x माइनस ई एक्स की cos x प्लस ई का पावर x माइनस x³ 2 अपॉन x का पावर n। ठीक है, ये अपना क्वेश्चन है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब चलो क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन में है कि cos स्क्वेयर x, तो यहाँ पे देखो कुछ कॉमन दिख रहा है तुम लोगों को, लिमिट x टेंडिंग टू 0, cos x तो कॉमन आ गया, cos x -1। ठीक है, यहाँ से मैंने e की पावर x कॉमन निकाल लिया, cos x -1 माइनस x³ 2। ये मुझे डाउट हो रहा है कि x³ है कि x² है, लेकिन मेरे को लग तो ऐसा रहा है कि पहले x² था फिर x³ बनाया गया है, तो इसका मतलब x³ ही होना चाहिए, नहीं तो फिर मैं चेंज नहीं करता क्वेश्चन को। चलो x³ के अकॉर्डिंग ही सोल्व करते हैं, अगर देखते हैं, अगर क्या पता कुछ इशू ही ना आए, अपना आराम से सोल्व हो जाए। अगर कुछ इशू आता है तो फिर हमें पता चल जाएगा कि क्वेश्चन रॉन्ग है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं सर। देखो, अब हम कॉमन निकाल सकते हैं, लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 cos x माइनस ई का पावर x, और ये हो गया cos x -1। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे -x³ 2 तो है ही। अब देखो, आप लोगों ने एक्सपेंशन इसी दिन के लिए तो पढ़े हैं। किस दिन के लिए सर? आज ही के लिए। कैसे सर, कैसे पता चल रहा है सर आपको कि आप एक्सपेंशन लगा देंगे तो आंसर आ जाएगा? भाई देखो, एक तरफ cos x है, एक तरफ e की पावर x है, इन दोनों में कोई रिलेशन होता है क्या? इन दोनों में तो सर कोई रिलेशन नहीं होता। e की पावर x एक इंडिपेंडेंट फंक्शन है, cos x एक इंडिपेंडेंट फंक्शन है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मुझे इस ब्रैकेट को सोल्व करना है तो मुझे क्या कहते हैं, एक्सपेंशन लगाना पड़ेगा, क्योंकि एक्सपेंशन के अंदर ही x की टर्म्स आती हैं दोनों में। e की पावर x का भी जब एक्सपेंशन खोलता हूँ तो x आता है, cos x के अंदर भी जब खोलता हूँ तो x² आता है, तो x की टर्म्स तभी आती हैं। ठीक है, और यहाँ अपने पास नीचे भी x की पावर n है, इधर भी x³ 2 है, तो इसका मतलब हमें एक्सपेंशन तो लगाना पड़ेगा, सीधी बात है। चलो लगा दो सर, फिर किसका वेट है, लगा देते हैं। cos x का एक्सपेंशन क्या होता है? 1 माइनस x² 2 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 4/4 फैक्टोरियल। ऐसे ही चलते रहना है अपने को। कहाँ तक चलना है सर, अभी तो पता नहीं है, अभी तो बस सिर्फ लिख रहा हूँ मैं, डिपेंड करता है कि अपने को कितना चलना है। ठीक है, e की पावर x भी लिख लो ऐसे ही। e की पावर x तो सर सिंपल ही होता है, 1 प्लस x² 2 फैक्टोरियल प्लस x³ 3 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 4/4 फैक्टोरियल। ऐसे ही होगा, बिल्कुल सर। ये तो हो गया अपना पहले वाला। अब चलो दूसरे वाला, cos x -1, तो cos का होता है 1 माइनस x² 2 प्लस x की पावर 4/4 फैक्टोरियल, ऐसे ही लिख दिया। लास्ट में एक -1 भी है इसी में। ठीक है, माइनस का x³ 2 नोमरेटर हो गया। ठीक है, अपॉन x की पावर n हो गई। करेक्ट है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0, देखो भाई, लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 हो गया है। ठीक है, यहीं पे चलो। अब देखो, क्या कुछ कैंसिल हो रहा है? हो रहा होगा, कुछ तो कैंसिल हो ही रहा होगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कुछ भी कैंसिल ना हो रहा। तो देखो, हम चलते हैं सबसे पहले, तो ये 1 से तो 1 कैंसिल हो रहा है। ठीक है, अगर इस वाले पार्ट की बात करूँ मैं, तो अपना x² 2 यहाँ नेगेटिव का है, यहाँ भी नेगेटिव का ही है, तो कैंसिल नहीं हो रहा। ये x की पावर 4/4 फैक्टोरियल जो है ये कैंसिल हो जाएगा।
हो जाएगा ना, हाँ 1 से 1 कैंसिल हो रहा है और 4 से 4 कैंसिल हो रहा है, तो ये कैंसिल हो जा रहा है। तो देखो बच क्या रहा है अपने पास, यहाँ बचेगा भाई एक तो x बच गया, तो माइनस का x क्योंकि माइनस है बाहर, फिर x²/2 ये और x²/2 तो ये, तो माइनस का x² ही बच गया। फिर इधर जो अगला वाला पार्ट है वो है माइनस का x³/3 फैक्टोरियल को 6 लिख देता हूँ, कोई दिक्कत यहाँ तक। 4 तो कैंसिल ही हो गया, यहाँ से 5 फैक्टोरियल भी आएगा तो वो भी आएगा अपना, तो माइनस का x⁵5/5 फैक्टोरियल हो गया। तो इस तरीके से ये तो हो गया अपना पहले वाला। अब चलते हैं दूसरे वाले हिस्से पे। दूसरे वाला हिस्सा है x²/2 फैक्टोरियल को 2 लिख दिया, प्लस x⁴/4 फैक्टोरियल, ऐसे ही चलते रहो 6 भी आएगा, माइनस x³/2 अपॉन x⁴n। ठीक है, अब इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करो। भाई इन दोनों को क्यों मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि मुझे x³/2 लिखा हुआ है बगल में, तो उसका कुछ तो करना पड़ेगा ना भाई। यस सर। तो देखो लिमिट, अब कंडीशन ये भी है कि इसका जो लिमिट आना चाहिए वो फाइनाइट और नॉन जीरो आना चाहिए। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करो, माइनस एक्स को इससे मल्टीप्लाई किया तो x³/2, ठीक है, x² को इससे मल्टीप्लाई करा तो ये हो गया प्लस का x⁴/2, ठीक है, फिर x को इससे मल्टीप्लाई करा, ये माइनस का x⁵5 हो गई अपॉन 4 फैक्टोरियल हो गए। सही लिख रहा हूँ, देखो एक माइनस यहाँ पे है ही, माइनस x⁵5, हाँ ठीक लिखा है, 5/4 फैक्टोरियल, और एक यहाँ से भी तो आएगा x³/6 से, और यहाँ से तो ये बन जाएगा प्लस का x⁵5/6 दूनी 12, 12, ठीक है, ये 24 बन रहा है, ये 12 बन रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही और भी टर्म्स आएंगी। आपको कैसे पता चला इतनी ही टर्म्स लिखनी है? भाई आगे भी टर्म्स लिख लो अगर डाउट हो तो। मैंने अभी इतना लिख के देख रहा हूँ, अगर जरूरत पड़ेगी तो फिर लिख दूंगा, ठीक है। अभी मैं इतना ही लिख के देख रहा हूँ, माइनस x⁵2 अपॉन x⁴n। अब देखो कैंसिल क्या क्या हो रहा है सर, x⁵2 कैंसिल हो गए, बिल्कुल। लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0, ये x⁴/2, इन दोनों को सोल्व किया तो प्लस में x⁵5 अपॉन 12, ये आ जाएगा 24, या 4 फैक्टोरियल भी लिख सकता हूँ मैं इसको, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। देखो ये तो कैंसिल ही हो चुका, अब आगे की जो टर्म्स आएंगी वो आती रहेंगी, अपने को कोई मतलब नहीं है उससे। कैसे पता चला? क्योंकि हमें चाहिए इसकी जो लिमिट है वो फाइनाइट और नॉन जीरो, ठीक है। अगर मैं n की वैल्यू यहाँ से, अगर मैं n की वैल्यू 4 मान लूँ तो देखो क्या, अगर n की वैल्यू 4 के लिए क्या इसकी लिमिट डिफाइन नहीं हो जाएगी? देखो अगर जैसे ही मैंने n का 4 माना तो ये तो हो गया 2 और ये हो गया 4, यहाँ पे आगे वाला जो आएगा उसके अंदर हर किसी के अंदर टर्म्स x की तो होंगी ही, और जब लिमिट x टेंडिंग टू 0 है और x भी है उसके पास, तो आगे वाला हिस्सा तो पूरा ही 0 हो जाएगा ना भाई। तो सिर्फ अपना यही बचेगा और ये आंसर कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, जो कि फाइनाइट भी है और नॉन जीरो भी है, ठीक है। तो इसका मतलब n की वैल्यू क्या होनी चाहिए थी? n की वैल्यू 4 होनी चाहिए थी। अब देखो एक बात आती है कि सर आपको n की वैल्यू 4 ही क्यों मानी, 3 मान लेते तो क्या हो जाता है? भाई 3 अगर मान लेते हम तो आप लोगों को करके दिखाता हूं मैं। हाँ चलो यहाँ पे स्पेस है। देखो जैसे ही अगर n की वैल्यू मैं 3 मानता, देखो यहाँ पे 2 है, अगर n की वैल्यू मैंने 3 मानी और लिमिट x टेंडिंग टू 0 है, अब जैसे ही मैंने इसको डिवाइड किया तो एक x/2 भी आया और x²/4 फैक्टोरियल भी आया, ऐसे ही टर्म्स और भी आ गई। अब जैसे ही लिमिट लेने बैठा तो ये पूरा टर्म ही 0 हो गया। अब पूरा टर्म ही 0 हो गया तो फिर तो इसकी लिमिट कितनी आ गई, 0 आ गई। तो सर फाइनाइट तो आई ना, फाइनाइट तो आई, लेकिन क्वेश्चन में लिखा था कि फाइनाइट और नॉन जीरो, ठीक है। तो इसलिए मुझे 4 से छोटा नहीं लेना है, 4 से छोटी मैं जो भी x की वैल्यू लूंगा हर किसी के लिए इसकी जो लिमिट आएगी वो 0 आ जाएगी। तो ऐसे तो ज़रूरी नहीं है कि आप 3 ही लें, अगर आप 2 भी ले लेंगे तो भी इसकी लिमिट 0 ही आएगी, लेकिन क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन है कि नॉन जीरो होना चाहिए, इसलिए हमने क्या लिया, इसको 4 लिया। ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखा है, ठीक है। अदरवाइज अपना जो n का वैल्यू था वो आ चुका है पहले ही। कितना है वो n का वैल्यू? सो वैल्यू ऑफ n इज 4। कोई दिक्कत आप लोगों को? और एक इसके लिए है नॉन जीरो और फाइनाइट अगर आए, ठीक है। चलो आगे चलो। अब देखो एक क्वेश्चन और आ जाता है अपने पास कि लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। हाँ ठीक है, चलो देखो ये क्वेश्चन है। सबसे पहली बात तो n अंदर है, n अंदर है तो कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा, क्योंकि n अगर हम डायरेक्ट रख लेंगे तो अंदर इन्फाइनाइट बन गया और n इंटू साइन इन्फाइनाइट बन गया। साइन इन्फाइनाइट तो क्या होता है सर, -1 से 1 के बीच का कुछ भी वैल्यू आएगा, क्या आएगा उसके बारे में अभी कोई कमेंट नहीं कर सकते हम, ठीक है। तो इसका मतलब हमें कुछ तो ऐसा आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी जिससे ये
थोड़ा सिंप्लीफिकेशन बने, आसान बने। चलो देखते हैं क्या लगा सकते हैं। देखो साइन ऑफ 2 पाई अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एन स्क्वेयर, ये लिखा हुआ है। देखो अपने को पता है कि साइन ऑफ 2n पाई प्लस एक्स जो होता है वो तो साइन एक्स ही होता है, ठीक कह रहे हो। तो अगर मैं आइडेंटिटी अपनी ये लगा दूं यहाँ पे कि 2n पाई प्लस एक्स जो है अपना वो ये, तो 2 पाई कॉमन आ जाएगा। देखो मैं अब तुम लोगों को यही समझा रहा हूँ। अगर मैं यह आइडेंटिटी लगाता हूँ यहाँ पे, तो साइन 2n पाई प्लस 2 पाई अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एन स्क्वेयर आ गया। अब देखो बात ये है समझने की कि क्योंकि n इनफाइनाइट है तो ये भी इनफाइनाइट, ये भी इनफाइनाइट, तो दोनों इनफाइनाइट हो गए, तो साइन इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट तो इनफाइनाइट ही होता है। लेकिन साइन ऑफ इनफाइनाइट फिर निकालेंगे तो ये तो पहले ही लिखा हुआ था, बिल्कुल। तो इसका मतलब ये तो नहीं लगाना है। ओके, कुछ और लगाते हैं। हमें ये पता है कि साइन ऑफ 2n पाई माइनस एक्स जो होता है वो माइनस साइन एक्स होता है। पता है क्या? बिल्कुल पता है सर। तो अगर माइनस मैं इधर दे दूं तो क्या मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि साइन एक्स माइनस 2n पाई इज टू साइन एक्स? बिल्कुल लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर ये लगाऊं मैं यहाँ पे, तो n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n इंटू साइन, अब देखो x अपना 2 पाई अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एन स्क्वेयर माइनस का 2n पाई, ठीक है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं सर। अब देखो एक बात आती है सामने अपने कि अब ये इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट फॉर्म बन रही है, जो कि सॉल्व किया जा सकता है क्या, देखते हैं। लेट्स सी, 2 पाई बाहर निकाल लिया, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एन स्क्वेयर माइनस एन। अरे सर इसको देख के तो कुछ याद आता है, क्या याद आता है कि रेशनलाइज कर देते हैं हम ऐसे वक्त जब हमें ऐसा कुछ दिखता है, तो वही करना है भाई एकदम। अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एन स्क्वेयर प्लस एन, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एन स्क्वेयर प्लस एन। समझे कि नहीं समझे? चलो भाई आगे चलते हैं। अब जैसे ही मैंने रेशनलाइज किया इसका, तो देखो लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n ऑफ साइन ऑफ 2 पाई, इसको सॉल्व किया तो 1 प्लस एन स्क्वेयर माइनस एन स्क्वेयर रूट ऑफ 1 प्लस एन स्क्वेयर प्लस एन, ये कैंसिल हो गया। अब ये आ जाता है कि साइन n इंटू साइन ऑफ 2 पाई अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एन स्क्वेयर प्लस एन। ये तो इनफाइनाइट नीचे आ गया, इनफाइनाइट नीचे आते ही ये पूरा क्या बन गया, साइन 0 बन गया। और अगर मैं इसको भी ले जाऊं तो ये साइन 0/0 बन जाएगा, बन जाएगा कि नहीं? देखो अब एक काम करो, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करने के लिए आप इसी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। 2 पाई अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एन स्क्वेयर प्लस एन, इससे क्या हुआ, इससे देखो ये वाला हिस्सा तो 1 बन गया, ठीक है। तो अब क्वेश्चन आसान हो जाएगा जब जैसे ही ये 1 बनता है। तो कैसे आसान होगा? 2 पाई इंटू एन तो 2n पाई हो जाएगा, या इसको अलग ही रख लो n को, क्योंकि ज़रूरत तो पड़नी ही है इसकी। अब देखो यहाँ भी मैं n बाहर निकाल लेता हूँ, तो n इससे बाहर निकाला तो 1 बन गया, इससे बाहर निकाला तो 1 प्लस 1/n स्क्वेयर बन गया, ये बन गया। n से n कैंसिल कर दिया। अब लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी लगा दो, 2 पाई अपॉन 1 प्लस 1, कितना आ गया आंसर? पाई आ गया। कोई दिक्कत थी इसमें? बस अपने को ये सोचना था कि हम प्लस लगाएं कि माइनस लगाएं, क्योंकि प्लस लगाते हैं तो कोई इस पर इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं, तो इसलिए फिर हमने माइनस के साथ गए। हम समझ गए होगे, बेहद ही आसान क्वेश्चन था ये। चलो आगे चलते हैं। अब चलते हैं एक, ये तो आप लोगों के लिए लल्लू सवाल होना चाहिए, इसमें तो फिर क्या ही है, कुछ है ही नहीं है। आप लोगों ने जितनी अभी प्रैक्टिस कर ली है उस हिसाब से ये क्वेश्चन तो आप लोगों के लिए कुछ होना ही नहीं चाहिए। चलो देखते हैं क्या है क्वेश्चन। लिमिट ऑफ एच टेंडिंग टू 0 लॉग ऑफ 1 प्लस 2h माइनस 1 प्लस 2h आ रहा है। और हाँ देखो एक काम करते हैं, इस 2 को उठा के ऊपर भेज देते हैं। ये कैसे भेज रहे हैं आप? आपने लॉग के फॉर्मूले पढ़े होंगे, वहीं से भेज रहा हूँ। लॉग में होता क्या है कि m log a को हम ऐसे लिख सकते हैं log e ऑफ a की पावर m, ठीक है, वैसे ही किया है। अब एक काम करो, एक काम करते हैं, माइनस बाहर निकालते हैं। लिमिट ऑफ h टेंडिंग टू 0, जैसे ही माइनस बाहर आएगा log e ऑफ 1 प्लस एच स्क्वेयर माइनस log e ऑफ 1 प्लस 2h अपॉन एच स्क्वेयर। अब
माइनस तो बाहर आ गया। इसको देख के कुछ लग रहा होगा आपको कि log ऑफ 1 प्लस एच स्क्वेयर प्लस 2h माइनस log ई ऑफ 1 प्लस 2h अपॉन एच स्क्वेयर। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि log ऑफ ई ऑफ बी, अगर कुछ ना भी हो तो उसका बेस हम ई ही मानते हैं, ठीक है ना। कुछ ऐसे सोचना मत कि सर यहाँ आपने बेस ई लिखा है, यहाँ लिखा ही नहीं है कुछ, वो एल एन हो जाता है, ठीक है। एल एन इजकल्स टू log ई, और इसको हम लिख सकते हैं log ऑफ ई ऑफ ए बाई बी, ठीक है। लिमिट ऑफ एच टेंडिंग टू 0 माइनस, इसको देखो क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 प्लस एच स्क्वेयर प्लस 2h, और ये उठ के नीचे आ गया 1 प्लस 2h अपॉन एच स्क्वेयर है ही अपने पास। इसको देख के कुछ याद आना चाहिए आपको। वैसे तो पहले ही क्वेश्चन आसान था कि इतना कुछ था नहीं क्वेश्चन के अंदर, लेकिन फिर भी आप लोगों को ये पहले ही सोच लेना चाहिए था। चलो क्या, देखो माइनस तो बाहर आ गया, माइनस ऑफ log ऑफ, अब देखो 1 प्लस एच स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस 2h बन गया। कैसे, 1 प्लस 2h और 1 प्लस 2h को एक साथ रखा तो ये 1 बन गया, और एच स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस 2h। अब ये एच स्क्वेयर है, इसको मैं 1 प्लस 2h से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ, 1 प्लस 2h से, ठीक है। देखो log ऑफ, हमें पता है कि लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 log ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स जो होता है वो 1 होता है, ये हमें पता है लिमिट की फॉर्मूला से। तो ये सेम ही तो चीज़ है, ये भी तो 0 ही बन रहा है, एच स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस 2h, यहाँ ये 0 बन रहा था, यहाँ ये 0 बन रहा है, तो ये भी 1 बन गया, ठीक कह रहे हो। तो लिमिट ऑफ h टेंडिंग टू 0, ये बन गया 1 अपॉन 1 प्लस 2h, और ये आंसर कितना आ गया, माइनस का 1, ठीक है। इस क्वेश्चन में कुछ था, कुछ नहीं था, क्वेश्चन बेहद ही आसान लल्लू सवाल था, ये बड़े ही आराम से हम कर सकते थे, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं, इस क्वेश्चन में क्या है, लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 a की पावर x प्लस b का पावर x प्लस c का पावर x अपॉन 3। सॉल्यूशन देखो, a का पावर x प्लस b, a क्या है यहाँ पे, a b c सब ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब अगर उसका पावर मैं 0 लेता हूँ तो ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, तो 3 अपॉन 3 1 बन गया, और 1 का पावर 2 अपॉन 0, मतलब 1 का पावर इन्फिनिटी की फॉर्म बन रही है ये। इससे तो मिले हुए हो सर कि 1 की पावर इन्फिनिटी जब दिख जाए तो हमारा खून खोल जाता है, और हमारा खून खोल के ये कहता है कि सर सब कुछ e की पावर में चढ़ा दो, ठीक है। और बन क्या जाता है अपना फंक्शन जो है, अगर fx का पावर gx 1 की पावर इन्फिनिटी बनता है तो हम उसे कहते हैं e का पावर लिमिट, जो भी आएगी लिमिट gx इंटू fx माइनस 1। समझ गए, लिमिट ले लो x टेंडिंग टू a, ये कब है, जब पावर क्या बने 1 की पावर इन्फिनिटी। तो सेम चीज़ यहाँ पे करेंगे। अब देखो gx पावर 2/x ही रहेगी अपॉन fx माइनस 1, इन सब में से एक एक घटा दो, घटा दिया सर। चलो आगे, e का पावर लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 2 का पावर x। अब देखो जब ये 3 है तो एलसीएम मैं ले लेता हूँ, एलसीएम जैसे ही मैंने लिया तो क्या बन गया, ये 3 बन गया। अब 3 ही बन गया तो फिर ये x कहाँ जाएगा, अच्छा ठीक है x यहाँ चला जाएगा, बिल्कुल आसान क्वेश्चन बन गया ये तो, और भी ज़्यादा जो मैंने सोचा था। देखो 2 का पावर x, ये 3 मैंने यहाँ रख दिया, a का पावर x माइनस 1 प्लस b का पावर x माइनस 1 प्लस c का पावर x माइनस 1 अपॉन 3 अपॉन 3 अपॉन 3, 3 बाहर भेज दो। लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 2 अपॉन 3, a का पावर x माइनस 1 अपॉन x, ये x कहाँ से आया सर, बाहर से। भाई बाहर से कैसे ले आए सर आप, ये आपने उधार ही मांगा क्या, उधार नहीं मांगा भाई, ये बाहर था, ये बाहर खेल रहा था बच्चा, अब रात को घर तो आएगा ना वापस, तो अब रात होते ही ये वापस लौट आया, ठीक है। e का पावर लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0, देखो 2/3, हमें पता है कि लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 अगर a की पावर x माइनस 1 अपॉन ax होता है तो ये ln a बन जाता है, ये ln b बन जाता है, ये ln c बन जाता है, ठीक है। और log के तो फॉर्मूले ही होते हैं ये सब, क्या कि अगर log के फॉर्मूलों में ये सब जुड़े हुए हों, बेस सेम हो, तो हम ये सब मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो इसको मैं log e भी लिख सकता हूँ, ये सब मल्टीप्लाई हो जाएंगे, a b c, या ln भी लिख सकते थे। और लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0, अभी 2/3 ऊपर भी चढ़ सकता है सर, बिल्कुल चढ़ सकता है, a b c का पावर 2/3। अब सर आपको ये पता होना चाहिए कि e का पावर ऑफ log x जो है वो x होता है,
तो यहाँ भी ई का पावर log ई जो है वो ए बी सी का पावर 2/3 ही बन जाना है। ठीक है, ई और log कैंसिल हो जाते हैं आपस में। ठीक है, कैंसिल हो जाते हैं या कुछ और भी तरीका है सर? ये भाई एक क्या कहते हैं, बेस चेंज करने की आइडेंटिटी होती है कि ए log ऑफ बी ऑफ सी अगर हो तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सी log ऑफ बी ऑफ ए। ठीक है, तो अगर अब मैं यहाँ पे लिखूँ तो देखो मैंने इस आइडेंटिटी का यूज़ करके इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि जो x है वो log ऑफ ई अपॉन ई, और ये अगर सेम बेस हो, एक्सपोनेंट हो, दोनों सेम हो तो ये 1 बन जाता है, तो ये x हो गए। तो इस फॉर्मूले को यूज़ करके ही ये आता है। ठीक है, तो ये आंसर क्या आ गया, ए बी सी का पावर 2/3। क्वेश्चन हार्ड था क्या? बिल्कुल नहीं सर, हाँ एकदम आसान क्वेश्चन था। अब चलते हैं कुछ IITs की प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स देख लेते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हैं, कितने क्वेश्चंस होंगे, मुश्किल से 2, 3 या 4 क्वेश्चन होंगे, और क्योंकि हमने अभी काफ़ी प्रैक्टिस कर ली है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम ट्राई करेंगे सबसे पहले कि वीडियो को स्टॉप करें और क्वेश्चंस को खुद प्रैक्टिस करें कि क्या हम इन क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर पा रहे हैं। अगर नहीं अटैम्प्ट कर पा रहे हैं तो इसका मतलब हमें और प्रैक्टिस की ज़रूरत है, तो कोई भी स्टैंडर्ड बुक खरीदिए और उसकी प्रैक्टिस करिए। ठीक है, देखो अब चलते हैं हम इस क्वेश्चन को, और इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। ठीक है।